वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो मेरे बारसा के भाइयों, स्टार्ट करते हैं पहले एक अच्छी खबर के साथ। देखो, काफ़ी दिनों से हमें अच्छी खबर नहीं मिल रही है, लेकिन आज एक अच्छी खबर आई है। और आपको याद हो, अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी है, तो मैंने कहा था आपको कि बार्सिलोना अभी भी जिंदा है और अभी भी एक टॉप क्लब है। और इसका एविडेंस ये है कि बार्सिलोना की नाइकी के साथ एक बहुत अच्छी डील होने जा रही है। काफ़ी दिनों से, मतलब मैं इस चीज़ को रिपोर्ट भी कर रहा था जब जैसे जैसे इसके बारे में अपडेट्स आती थी। तो बारसा की ऑलमोस्ट डील डन है और मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे और सैटरडे को इसको अनाउंस भी कर दिया जाएगा। बारसा का एक बहुत अच्छा पैकेज जो है वो डन हो रहा है नाइकी के साथ। और बारसा अगर ये डील साइन कर देगा तो उसके बाद से बार्सिलोना दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव स्पॉन्सरशिप साइन करने वाला क्लब बन जाएगा। तो यार, देयर इज समथिंग स्टिल इन बार्सिलोना यार। हम अभी भी जिंदा हैं। मैं इसलिए एक बात बोलता हूँ कि हमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन हम अपने पैरों पे भी खड़े होंगे और हम दुनिया को डोमिनेट भी करेंगे। आपको डिटेल्स बता देता हूँ कि बारसा नाइकी के साथ जो डील साइन करने जा रहा है वो 100 टू 150 मिलियन का वहाँ पर बोनस होगा, साइनिंग बोनस। और उसके बाद 120 मिलियन की अप्रॉक्स जो है वो पर ईयर डील होगी और ये 10 साल तक ये डील चलेगी। अब ये डील साइन करने के बाद बार्सिलोना, एज पर दी रिपोर्ट्स, 1:1 के ऊपर काफ़ी हद तक जो है वो बार्सिलोना का सोल्यूशन जो है वो निकल आएगा। और एक्सपेक्टेड है कि बार्सिलोना को कोई बड़ी सेल नहीं करनी पड़ेगी 1:1 पर आने के लिए, ये डील साइन करने के बाद से। लेकिन खैर, ये जो अपडेट है, ये एक तो अभी इसके ऊपर इतना ज़्यादा मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीक में बार्सिलोना अपनी सारी कैलकुलेशंस और सब चीज़ें जो है वो भेजेगा ला लीगा को, और ला लीगा पे कंफर्म करेगी कि भाई आपको अब क्या करना बाकी है 1:1 के ऊपर आने के लिए। खैर, ये एक अच्छी खबर थी। इसके अलावा मैं अभी जो बाकी की लपोर्ता का एक जो इंटरव्यू था उसको मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा आपके साथ। और उसके अलावा जो ट्रांसफर मार्केट की अपडेट्स हैं, जो बार्सिलोना की अपडेट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। पहले बात लपोर्ता पे कर देते हैं। लपोर्ता ने भाई ये बात कही है, एक तो एम्बाप्पे के ऊपर उनकी डिस्कशन हुई है, तो खैर उसको तो मैं कवर नहीं करना चाह रहा। लेकिन जो बारसा से रेलिवेंट चीज़ें हैं उसमें ये कि लपोर्ता ने कहा है कि भाई आई एम कन्विंस्ड कि हम 1:1 जो है वो अचीव कर लेंगे। और देखो, एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, मैंने पहले भी बताया था कि 1:1 बेसिकली अगर हम नाइकी की डील साइन कर लेते हैं तो हमें कोई बड़ा प्लेयर सेल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब हमें साइनिंग करनी होगी ना, तो तब हमें जो है वो प्लेयर को सेल करना होगा, तभी 1:1 बनेगा। अगर हम 50 मिलियन का प्लेयर सेल करेंगे तो 50 मिलियन ही हम इन्वेस्ट कर सकेंगे मार्केट के अंदर नया प्लेयर बाय करने के लिए। तो ये चीज़ जो है आपको समझानी ज़रूरी थी। दूसरी चीज़, लपोर्ता ने कहा कि भाई मैं जब से आया हूँ तो मैंने बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजंस जो हैं वो बार्सिलोना के साथ लिए हैं, चाहे वो मेसी का डिसीजन हो, चाहे बुस्केट्स का, एल्बा का डिसीजन हो, कोमैन का डिसीजन हो, और अब चावी का डिसीजन। और फिर उन्होंने चावी के केस के बारे में बात की कि भाई चावी जो जनवरी फरवरी में जो है वो, जब चावी ने कहा था कि भाई मैं अब नहीं रुकूंगा, तो उस वक्त वो कन्विंस थे। लेकिन उसके बाद चावी की टीम परफॉर्म भी अच्छा करने लगी और चावी और लपोर्ता की जो बात हुई थी, और उसमें चावी ने कहा था कि भाई मैं इस टीम के साथ जो है वो सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन फिर चावी ने कुछ इंटरव्यूज ऐसे दिए जिसकी वजह से लपोर्ता को थोड़ा डाउट हुआ कि यार चावी शायद इस टीम के साथ आगे जो है वो परफॉर्म नहीं करवा पाएंगे, तो जिसकी वजह से ये चेंजेस होती हुई नजर आई हैं। तो यार देखो, हम लोगों ने पहले लपोर्ता को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, मैंने खुद बहुत क्रिटिसाइज़ किया चावी के केस को लेके कि चावी के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं। लेकिन हमें दोनों साइड की स्टोरीज जो है ना वो ज़रूर सुननी चाहिए, तभी हमें एक क्लियर पिक्चर मिलती है कि यार बार्सिलोना में क्या कुछ चल रहा है। और चावी ने जब ऐसे स्टेटमेंट पास किए तो उसके उस वक्त तक तो हमें यही लग रहा था कि यार सारी गलती लपोर्ता की। लेकिन अब लपोर्ता एक एक्सक्यूज लेकर आए हैं या एक उनका स्टेटमेंट आया है, तो खैर अब मैं यही कहूँगा कि भाई रात गई बात गई, अब इससे कुछ भी नहीं उखड़ेगा और हमें जो है वो मूव ऑन करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि फ्रैंकी डियोंग की खबर आ रही है कि फ्रैंकी को जो है वो सेल किया जा सकता है। और हैंसी फ्लिक ने ये बात कही है कि भैया अगर हैंसी को सेल करके हमको एक बड़ा अच्छा टॉप का मिडफील्डर बाई कर सकते हैं तो वाई नॉट। लेकिन देखो, प्रॉब्लम क्या है फ्रैंकी डियोंग का, कि फ्रैंकी जो है वो उनको डील दी हुई है साइन करने के लिए, लेकिन फ्रैंकी जो है वो साइन नहीं कर रहे हैं। और डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे प्लेयर के पास ही होता है। तो अब अगर फ्रैंकी नहीं छोड़ के जाना चाहेंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये कि नीदरलैंड का जो मीडिया है और उसके अलावा गुलियट जो उनके
बहुत ही आप कह लो कि एक लेजेंड प्लेयर हैं, और मैंने उनको खेलते हुए भी देखा है। उस ज़माने में कहीं ना कहीं मेरे फेवरेट प्लेयर होते थे वो, एक ज़माने में जो मैंने उनको खेलते हुए देखा था न्यूजीलैंड की तरफ से। तो उन्होंने भी ये बात की है कि यार फ्रैंकी डियोंग जो है अपने पोटेंशियल के ऊपर फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, जिस तरह टोनी क्रूस ने जो परफॉर्मेंसेज दी हैं रियल मैड्रिड के लिए, वो चीज़ फ्रैंकी डियोंग नहीं कर पाए हैं। और नीदरलैंड का मीडिया भी जो है ये सारी की सारी चीज़ें बात कर रहा है। देखो यार, अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ, मैंने कल की वीडियो में आपको पूरा समझाया था, जब अम्बापे वर्सेस निको विलियम्स और किमिच और ये पूरी सारी स्टोरी सुनाई थी, तो मैंने वहाँ पे फ्रैंकी डियोंग को अपनी टीम में रखा था, और यही कंसिडर करके रखा था कि क्योंकि जो न्यूज़ आ रही थी ना कि हैंसी फ्लिक ने ये कंफर्म किया हुआ है कि फ्रैंकी डियोंग को नहीं सेल किया जाएगा, वो उनकी टीम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, फ्रैंकी डियोंग वाकई में पिछले 4-5 साल से बारसा में खेल रहे हैं, और उनकी वो परफॉर्मेंसेस जो हमें चाहिए, जैसे गोल्स, असिस्ट, वो चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं उनकी उस तरह से। देखो, वो जब ग्राउंड में होते हैं, वो जब खेल रहे होते हैं ना, तो ऑब्वियसली बारसा ज़्यादा कंट्रोल्ड नज़र ज़रूर आती है। लेकिन वो यही बात होती है कि हमारे बाकी के जो प्लेयर्स हैं, हम क्योंकि हमारे पास प्रॉपर डीएम नहीं है, या प्रॉपर हमारे पास मिडफील्डर उस लेवल का डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है, तो वहाँ पर जब फ्रैंकी थोड़ा सा आकर खेलते हैं ना, तो हमें बड़ा अच्छा फील होता है कि यार फ्रैंकी ने गेम को कंट्रोल किया, सारा कुछ किया। लेकिन फिर भी क्रूस भी वही काम करते थे काफ़ी हद तक, लेकिन क्रूस की परफॉर्मेंसेस जो है वो नज़र आती थी, और फ्रैंकी की वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब ये भी डिपेंड किया, इस ये भी हो सकता है कि जो फ्रैंकी का रोल है वो इस तरह से डिफाइन हो टीम में, यू नेवर नो। लेकिन ये हकीकत है कि अगर फ्रैंकी डियोंग, मैं अगर आज की बात की जाए, फ्रैंकी को अगर सेल किया जाए ना, तो मैं बिल्कुल उसको सेल करूंगा, और उसकी अच्छी अमाउंट भी मिलेगी हमें, और हम एक टॉप मिडफील्डर के लिए जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि यार अगर डबल पिवट की बात की जाए ना, तो मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ कि किमिच अगर आते हैं, किमिच और फ्रैंकी डियोंग दोनों, मैं नहीं समझता कि साथ खेल सकते हैं, क्योंकि डिफेंसिवली किमिच भी कोई इतने खास नहीं है, और हमने ये चीज़ देखी अभी अगेंस्ट रियल मैड्रिड, जब उनको थोड़ा राइट बैक की पोजीशन के ऊपर खिलाया गया तो विनी जूनियर उनसे संभाले नहीं जा रहे थे। तो अगर आप किमिच को एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर खिलाओगे और उनका डिफेंसिव रोल ज़्यादा होगा, तो मैं फिर इस चीज़ के साथ कन्विंस्ड बिल्कुल भी नहीं हूँगा। और हमें मतलब किमिच के साथ एक ना ऐसा प्लेयर चाहिए जो बुचर हो, जो मारने वाला हो, उनाना टाइप, जैसे एवर्टन का उनाना जो है, वो वाला प्लेयर हमें चाहिए, जो कि या तो बंदा जाए या बॉल जाए, इन दोनों में से कोई एक काम हो। तो आपको इस तरह का भी एक डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए होता है, और सेम इज द केस विद फ्रैंकी डियोंग। अगर फ्रैंकी भी खेल रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह का डिफेंसिव मिडफील्डर उनके साथ चाहिए होगा, जो डिफेंसिवली, जिसका वर्क रेट भी अच्छा हो, जो डिफेंसिवली बहुत अच्छा हो। इसके अलावा यार लपोर्टा ने दोनों जाओस की बात की, जाओस फिलिक्स और कैंसिलो की, और उन्होंने कहा कि नथिंग हैज चेंज्ड, और हम इन दोनों के साथ जो है वो अगले सीजन में भी चलना चाहते हैं। तो लेट्स सी के मतलब क्या होता है। फिर अरोहो की जो है वो खबर आई है, अरोहो के बारे में बार्सिलोना कैंप में थोड़ा सा पैनिक होना शुरू हो चुका है, क्योंकि बारसा ने काफ़ी देर की डील दी हुई है, लेकिन उनका एजेंट जो है वो चीज़ों को पोस्टपोन करे जा रहा है, और अब मेरे ख्याल से कोपा अमेरिका के बाद ही कोई डिसीजन होगा। तो यार मुझे समझ नहीं आ रही कि अरोहो अगर रुकना चाह रहे हैं, तो अरोहो को यार इतने डिलेइंग टैक्टिक्स वगैरह जो है वो साइन, मतलब वो नहीं करना चाहिए, उनको साइन कर लेना चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा एजेंट भी जो है ना वो ज़रा एक प्रॉब्लमेटिक जो है वो पार्ट प्ले करते हैं, कि प्लेयर की सैलरी या एजेंट की कोई कमीशन शमीशन टाइप की चीज़ों के लिए। तो शायद इस वजह से जो है वो सारी की सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। और उसके अलावा यार निको विलियम्स के बारे में अपडेट आ रही है। निको के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब रोज़ ही ऑलमोस्ट अपडेट आती है, और मैं आपको अपडेट्स देता भी हूँ। तो निको के बारे में है कि बार्सिलोना ऑल एंड ऑल जाएगी उसके ऊपर, और मोस्ट प्रॉब्ली बारसा जो उसका 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज है उसको ट्रिगर करके, या हो सकता है उससे ज़्यादा पैसे भी पे करे। अब बारसा अब ऑप्शंस देखेगी कि हो सकता है कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर पेमेंट्स करनी पड़े, अगर बारसा को 2-3 इंस्टॉलमेंट में, तो बारसा हो सकता है कि 50 की बजाय 60 या 65 मिलियन की पेमेंट करेगी। लेकिन निको विलियम्स जो है वो बार्सिलोना की प्रायोरिटी में होगी, और हो सकता है कि लमसम पेमेंट अगर डिमांड करती है एथलेटिक बिलबाओ, तो फिर बार्सिलोना हो सकता है कि लमसम पेमेंट के लिए भी जाए। तो यार ये सारी की सारी जो है अपडेट्स थी रिलेटेड टू बार्सिलोना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आज की जो डेवलपमेंट्स थी बारसा में, तो वो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।